बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन is the distribution of electrons of an atom of an element in its orbitals according to Aufbau principle. Electronic configuration has the following applications. Number one, electronic configuration determine the valency of an atom and thus chemical behavior of the elements. Number two, it helps to classify the elements to S, P, D, and F block elements for the aim of collective study of the properties of the elements. Number three, it predicts properties of groups of elements. Four, it interprets the spectra of atoms of elements. So, electronic configuration of the atoms of the element is on the basis of the Aufbau principle. Aufbau is the German word and meaning is building. So, the configuration of the electrons around the nucleus from K shell to the next and next shells would be like the building of the electrons at different states, at different stages to form the outer structure of the atom. Here you can see energy level diagram of the electrons outside the nucleus. For example, this is the nucleus here, and from the nucleus to the outer orbits or the shells, the energy is increasing. You can see here the energy is increasing from the nucleus to the outside of the atom. इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के फौरन बाद जो सब शेल है या ऑर्बिटल है वो 1s है। उससे आगे नेक्स्ट शेल में 2s पाया जाता है और 2p पाए जाते हैं। सो के शेल में 1s होगा, एल शेल में 2s एंड 2p होगा। उससे आगे जो शेल होगा उसमें 3s 3p 3d सब शेल होंगे और नेक्स्ट जो होगा 4 नंबर पर उसमें 4s 4p 4d पाए जाएंगे। Similarly, when we go outside, then 5s 5p 5 5d and 5f आपको नजर आएंगे। एंड अगेन 6s 6p 6d एंड सो ऑन आप देखेंगे। ऑर्बिटल्स सब शेल्स आपको नजर आएंगे जब हम मूव करेंगे न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, हत्ता कि हम जो है वैलेंस शेल तक पहुंच जाएंगे। इसको एनर्जी लेवल डायग्राम इसलिए कहा गया है कि न्यूक्लियस से बाहर जब भी हम जाते हैं तो ऑर्बिट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उनकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती जाती है। जूं जूं आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ऑर्बिट्स या शेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इस एनर्जी लेवल डायग्राम की बुनियाद पर हम ये देख सकते हैं कि 1s जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द
एक सर्कुलर और सिमेट्रिकल फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा। इसलिए न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है। तमाम ऑर्बिटल्स, तमाम सब शेल्स में 1s की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के करीब है, और न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन उसकी मौजूद है। लेकिन उसके फौरन बाद एल शेल शुरू हो जाता है, जिसमें 2s और 2p सब शेल पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस से दूरी पर हैं। इसलिए 1s के मुकाबले में 2s और 2p की एनर्जी ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3D जो है उसके मुकाबले में 4s की एनर्जी जो है वो कम है। तो उसकी बुनियादी वजह भी एस का सर्कुलर होना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होना है, और न्यूक्लियस के करीब होना है। इसी बुनियाद पर 4s में इलेक्ट्रॉन पहले अकोमोडेट होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे। 4s के बाद 4p है, और 4p के बाद 4d है, और 4f है। यहां भी आप देख सकते हैं कि 5s जो है उसकी एनर्जी 4d से कम है। इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में इसकी पोजीशन 4d से नीचे है। आगे जाएं तो 4f जो है उसकी एनर्जी 5p से ज्यादा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 4f का लेवल जो है वो हाई है, और 5p का लेवल जो है डायग्राम में वो लो है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 5p जो है उसकी एनर्जी 4f के मुकाबले में कम है। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे ऑर्बिटल्स में, सब शेल में या शेल में, तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम की बुनियाद पर ही करेंगे। सबसे पहले लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स या सब शेल को फिल किया जाएगा, और उसके बाद उससे नेक्स्ट हायर लेवल को फिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन से, एंड देन आगे जो उससे अगला लेवल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाय 4d के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5s में आएंगे, और इसी तरह बजाय 4f के इलेक्ट्रॉन 5p में पहले जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि 5d में अकोमोडेशन से पहले इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन 6s में होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो फिर 5d में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वो ऑर्बिटल्स या सब शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, उसी की बुनियाद पर होती है। आप देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल या एस सब शेल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, और पी में 6, इसी तरह पी के बाद डी में 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, और एफ में 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। और शेल्स जो होते हैं या ऑर्बिट्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मखसूस होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये के शेल है, जिसमें सब शेल 1s है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। तो के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, जबकि के बाद एल शेल आता है जिसमें 2s 2p सब शेलें
2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे मैक्सिममली, और 6 इलेक्ट्रॉन पी में आ जाएंगे। इस तरह कुल इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 बन जाएगी। तो एल शेल जो है, जो कि 2s और 2p पर मुश्तमिल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। आगे आप 3s 3p 3d में जाएं। 2 इलेक्ट्रॉन s में, 6 इलेक्ट्रॉन p में, और 10 इलेक्ट्रॉन d में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 2 + 6 8, 8 + 10 18। तो इससे अगला शेल, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एम शेल जिसे हम कहते हैं, उसमें 3 सब शेल पाए जाते हैं, 3s 3p 3d, और मैक्सिमम अकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन की इस शेल में 18 है। नेक्स्ट आप जाएं तो इससे अगला शेल जो होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, वो 4s 4p 4d 4f सब शेल पर मुश्तमिल होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर आप काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेल में, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 वाला है, उनकी तादाद 32 हो जाती है। आगे भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। नेक्स्ट जो ऑर्बिट या शेल आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम अकोमोडेशन है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी 32 ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की ये अकोमोडेशन, इलेक्ट्रॉन की ये कैपेसिटी, एक रूल है उसके मुताबिक होती है, जिसे हम 2n² कहते हैं। 2n²। n stands for प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसमें 2n² की बुनियाद पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n अगर 2 है, तो उसमें आप 2 × 2² जब आप करके देखेंगे, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। तो 2n² की बुनियाद पर शेल्स या ऑर्बिट्स की फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और 2n² का जो रूल है, वो ये शो करता है कि किसी भी ऑर्बिट में या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम जो है अकोमोडेट कर सकते। इसमें आप आउटगो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सब शेल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जो बनाई गई है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द सब शेल, वो आउफबाउ प्रिंसिपल के तहत बनाई गई है। यानी सबसे पहले आप बुनियाद बनाएंगे, फिर पहली रो में ईंटें लगाएंगे, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में ईंटें लगाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को ईंटों का, या सब शेल में ऑर्बिटल्स को ईंटों का दर्जा दे दिया गया है, और उनमें इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट किया जाता है। इस तरह बिल्डिंग की तरह एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, और उसमें जो सब शेल्स हैं, उनकी जो एनर्जी है, रिलेटिव एनर्जी है, यानी एक जो है दूसरे सब शेल से हायर एनर्जी पर है या लोअर एनर्जी पर है, तो उसको देखा जाता है।
तो इस चीज को आसान करने के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है on the basis of the Aufbau principle or the Aufbau order of filling of electrons into the subshell। इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पहला शेल के है, उसमें n 1 के बराबर है। मीन के पहला शेल जो है के शेल, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n है, जो कि 1 है। इसी तरह अगला शेल एल है, उसमें n2 के बराबर है। नेक्स्ट शेल m है और n3 के बराबर है। एंड सो ऑन, n में 4 के बराबर है, o में 5 के बराबर है, p ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 के बराबर है, और q जो सबसे आखिर में आता है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 के बराबर है। यहाँ पर एक चीज आपके सामने आ गई कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो पीरियोडिक टेबल में जो 7 पीरियड्स हैं इसी बुनियाद पर होते हैं। अब आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं जो कि इसी बुनियाद पर बनाए गए हैं, क्योंकि वहां पर भी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगर किया गया है। हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉनों को ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द आउफबाउ ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में और सब शेल में रखा गया है। इसलिए जो पीरियड्स बनते हैं वो 7 बनते हैं, और उनको पीरियड टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है के एल एम एन ओ पी क्यू, मीन 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब आप देख सकते हैं कि 1s के बाद 2s को रखा गया है, फिर 3s 4s 5s 6s 7s। अब p जो है वो एल शेल में आता है, तो उसको यहां पर रखा गया है। मीन के एल शेल में 2 सब शेल आपके सामने आ जाएंगे जो 2s और 2p हैं। एल शेल में जो एल जो है वो 1 के बराबर है, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1। ये शो करता है कि एल शेल में 2 सब शेल पाए जाते हैं जो कि 2s और 2p हैं। नेक्स्ट शेल जो होगा, जिसे m से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें 3 सब शेल होंगे, 3s 3p 3d, और l क्वांटम नंबर 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 3 सब शेल को, sp d को। नेक्स्ट शेल में अगर आप आ जाएंगे तो आपको 4s 4p 4d 4f सब शेल मिलेंगे, और इनका एल क्वांटम नंबर 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये शो करता है कि एन शेल में जो है वो 4 किस्म के सब शेल पाए जाते हैं, जिनको एस पी डी और एफ कहा जाता है। सो ऑन, आप नेक्स्ट शेल में जाएंगे तो नेक्स्ट शेल में भी आपको इसी तरह की सिचुएशन मिलेगी, यानी ओ पी क्यू में भी आपको 5s 5p 5d 5f मिलेंगे, और पीरियड नंबर 6 में 6s 6p 6d 6f मिलेंगे। क्योंकि ये पीरियड नंबर 6 है, इसलिए सब शेल के पहले आप 6 यूज कर रहे हैं।
6s, 6p, 6d, 6f ये शो कर रहे हैं कि ये जो सब शेल हैं वो पीरियड नंबर 6 में पाए जाते हैं। पीरियड नंबर 7 में अगर आप आएंगे तो आपको सब शेल 7s, 7p, 7d, 7f मिलेगा। यहाँ गौर करें तो एस के ऊपर आप देख सकते हैं एल इज इक्वल टू 0 है। पी के बिल्कुल टॉप पर हमने एल इज इक्वल टू 1 किया है। इसी तरह डी के टॉप पर एल इज इक्वल टू 2 है और एफ के टॉप पर एल इज इक्वल टू 3 है। ये एक्सप्रेशन जो है वो n-1 से आया है। n-1 इज इक्वल टू एल, मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आ जाएगा जिसको एज़िमुथल क्वांटम नंबर या एल से जाहिर किया जाता है। सो अगर n 1 के बराबर है तो 1-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब s सब शेल्स होंगे। इसी तरह n अगर 2 के बराबर है तो 2-1 हो जाएगा और l 1 के बराबर आ जाएगा। इट्स मीन p सब शेल्स। Similarly, if n is equal to 3, you will get L is equal to 2, and if n is equal to 4, you will get L is equal to 3. So on the basis of the L quantum number, we can find about the subshells. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी atomic number would be filled as under, and this is according to energy level diagram as shown at page number 1 and 2। जैसा कि आपने पेज नंबर 1 और 2 पर एनर्जी लेवल डायग्राम देखी और इसी तरह आउफबो प्रिंसिपल के तहत एक डायग्राम आपने देखी। उसकी बुनियाद पर अगर हम जो सब शेल हैं और सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर आप एनर्जी की बुनियाद पर अरेंज करें तो यानी सबसे पहले लीस्ट एनर्जी के का सब शेल लिखा जाएगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का सब शेल लिखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द आउफबो प्रिंसिपल। तो आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट आएगी सब शेल की। यानी सबसे पहले जिस सब शेल की लीस्ट एनर्जी है वो 1s है, उसके बाद 2s है, फिर 2p है, फिर उसके बाद 3s है, 3p है, और उसके बाद जैसा कि आपने एनर्जी लेवल डायग्राम में भी देखा और आउफबो डायग्राम में भी देखा कि 4s 3d से एनर्जी के लेस होने में पहले आता है। इसलिए यहाँ पर हमने 4s को 3d से पहले लिखा है। इसका मतलब ये है कि 3p में इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएंगे तो जो बाकी बचेंगे वो 3d में नहीं आएंगे बल्कि वो पहले 4s को फिल करेंगे, फिर जो बच जाएंगे वो 3d में चले जाएंगे, उसके बाद 4p में जाएंगे, उसके बाद 5s में जाएंगे और उसके बाद 4d में जाएंगे। यानी अगर आप यहाँ देखें तो 4p के बाद 4d का नंबर आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो 4p के बाद 4d में नहीं जाएंगे बल्कि वो पहले 5s में आएंगे और उसके बाद 4d में जाएंगे। इसके बाद 5p फिल होगा, फिर 6s फिल होगा, फिर 4f फिल होगा। यहाँ आप गौर करें
4f की एनर्जी जो है वो हाई है और 6s की एनर्जी 4f के मुकाबले में कम है। इसलिए 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 6s में आएंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो फिर 4f में जाएंगे। इसी तरह ये आप देख सकते हैं 7f तक जो है अकॉर्डिंग टू द आउफबो प्रिंसिपल जो है सब शेल्स की जो एनर्जी की बुनियाद पर अरेंजमेंट कर दी गई है और इस बुनियाद पर आप जो है अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे इन सब शेल्स में तो आपके पास एक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, जिसकी बुनियाद पर आप एलिमेंट्स की जो केमिकल बिहेवियर्स हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी है या वैलेंसी के बारे में मुकम्मल और एक्यूरेट मालूमात हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर हम मिसाल ले रहे हैं एल्यूमिनियम की जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो दिस इज सिंपल वन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे यानी 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको आपने सब शेल्स में रखना है। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन को 1s में रखा तो ये 1s2 आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 2s में आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2s2 हो गया। फिर 2p में जा रही हैं 2p6 हो गया। फिर 3s में गए 3s2 हो गया और आखिर में जो 13वां इलेक्ट्रॉन है यानी 13th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में चला गया और कन्फिग्रेशन 3p1 हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं 13 इलेक्ट्रॉन जो है 13 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के उन्होंने अपने अपने सब शेल में अकोमोडेशन हासिल कर ली। यानी सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले में गए, फिर उससे हायर एनर्जी में, फिर उससे हायर एनर्जी में, फिर उससे हायर एनर्जी में और फिर उससे हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन हो गई और इस तरह प्रॉपर अकोमोडेशन आपके सामने आ गई। अगर यहाँ आप गौर करें 1s2 2s2 और 2p6 तो यहां तक इलेक्ट्रॉनों की तादाद 10 है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो नियॉन कन्फिग्रेशन है यानी इनर्ट गैस है जो कि जीरो ग्रुप में पाई जाती है जिसे हम नियॉन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल तादाद 10 है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्टली लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 को नियॉन की कन्फिग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है और इसके बाद जो आउटर शेल है जिसे वैलेंस शेल कहते हैं जो कि 3s और 3p पर मुश्तमिल है उसको यहाँ पर इस तरह लिख दिया गया है। यानी कोर में आपको नियॉन कन्फिग्रेशन मिलेगी और वैलेंस शेल में जो कि 3s2 3p1 पर मुश्तमिल है वो आप इस तरह लिख देंगे और यहाँ से आपको एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी मालूम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की तादाद का ताल्लुक चूंकि आउटर शेल में वैलेंसी से होता है तो वैलेंसी के बारे में भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ अगर आप गौर करें तो 3s और 3p हैं तो यहाँ से ये बात भी हमें मालूम हो जाती है कि एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे पीरियड में पाया जाता है और यहाँ पर अगर आप 3s और 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो 3 है 2+1। तो यहाँ से एक बात हमें पता चल जाएगी on the basis of the number of electrons that are totally 3 के एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 में पाया जाता है। तो ग्रुप 3 का ताल्लुक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बनता है
आउटर शेल में या वैलेंस शेल में। तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में पाए जाते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को। क्योंकि ये 3 है तो हमें पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम जो तीसरे ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप आ जाएं ट्रांजिशन मेटल्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें क्रोमियम मौजूद है और उसका एटॉमिक नंबर 24 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द Aufbau प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सब शेल, तो सबसे पहले 1s में जाएंगे, फिर 2s में, 2p में। तो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ द सब शेल, अगर आप क्रोमियम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको कोई भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को 1s में रखें, ये 1s2 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स 2s में आएंगे, 2s2 हो जाएगा, देन 2p6, 3s2, 3p6, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो 6 होंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर आप गिने तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1s2 से स्टार्ट करके 3p6 तक जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बनती है वो 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में पाए जाते हैं। इसलिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स तक जो है आर्गन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इट्स मीन कि आर्गन इज प्रेजेंट इन द कोर रिप्रेजेंटिंग द 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर जो है वो वैलेंस शेल है जो कि 4s और 3d पर मुश्तमिल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि s में 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। क्रोमियम 24 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मौजूद है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वैलेंस शेल की, उसको n-1d 1 to 10 into ns2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या n-1d रेज टू पावर 1 to 10 ns1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ मतलब यह है कि अगर n 2 है या अगर n 3 है तो d जो है वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर n जो है वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप n3 ले लेंगे तो d 2 हो जाएगा, और यहाँ s के साथ n3 हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द electronic configuration, the general electronic configuration of the valence shell, आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंस शेल में कितनी होगी, और वहां से हमें ये भी पता चल सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस सब शेल में अकोमोडेट हो रहे हैं, और किस शेल में सब शेल में इनकी अकोमोडेशन का जो एक सिलसिला है वो प्रोग्रेस में है। अगर आप यहाँ देखें तो ये डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो रही है। यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि डी में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अकोमोडेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन डी में होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
यहाँ आप देख सकते हैं कि 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, जबकि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। हो तो ये भी सकता था कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन रखे जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये इस वजह से है कि डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को जाहिर करता है। और एक और बात भी है कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हाफ कर दिया जाए, यानी 5 कर दिया जाए, तो हाफ कॉन्फ़िगरेशन जो होती है किसी भी सब शेल में, उसको भी स्टेबल ही कंसिडर किया जाता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वैलेंस शेल की होती है n-1 D1 to 10 NS1 को फॉलो किया गया है। D1 to 10 का मतलब ये है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मखसूस पीरियड में फिल हो रहे हैं। तो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जब डी में मुकम्मल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ब्रोमीन की आप देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 35 है। You can write the electronic configuration on the basis of the Aufbau principle as described previously. So you can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. So here you can count the number of the electrons, and you will see the number of the electron is completed to be 35। तो 35 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4p5 पर कंप्लीट हो गए हैं। चूंकि ब्रोमीन के कोर में आर्गन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप आर्गन को लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है 4s2, 3d10, 4p5 जो है उसको आउटर शेल में देख सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रोमीन 35 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप गौर करें, वैलेंस शेल में चूंकि 3d कंप्लीट है, और यहाँ पर 4s2 और 4p5 जो है वो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कंसिडर किए जाएंगे। एन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है, पी में 5 है और एस में 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। इसलिए ये जो एलिमेंट है ब्रोमीन, ऑन द बेसिस ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन, हम ये कहते हैं कि ये 7th ग्रुप में पाया जाता है। और इस एलिमेंट यानी ब्रोमीन का जो पीरियड है वो पीरियड नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 में पाया जाएगा और ग्रुप नंबर 7 में पाया जाएगा। सिमिलरली बिस्मथ 83 को देखें, ये एक मेटल है, नॉन मेटल है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आउफबो प्रिंसिपल आप इस तरह कर सकते हैं। और शॉर्टली अगर जीनान को अगर कंसिडर करें कोर में, तो शॉर्टली आप जीनान की कन्फिग्रेशन
इस तरह शो कर सकते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप जीनान के बाद यहाँ पर कंसिडर करेंगे, यानी 6s2 4f14 5d10 6p3। यो येलो हाईलाइट जो हमने किया है 6s2 को और 6p3 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैलेंस शेल को जेर कर रहा है। पी में 3 है और एस में 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 है। हम देख सकते हैं कि बिस्मुथ जो है वो 5वें पीरियड में लाई करेगा। इसी तरह 5वें ग्रुप में लाई करेगा और 6ठे पीरियड में लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एस और पी में 5 है, तो ग्रुप नंबर 5 होगा और पीरियड नंबर 6 होगा बिस्मथ का। एक्टिनाइट सीरीज में अगर आप चले जाएं तो यूरोपियम की मिसाल हम लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 63 है। ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम विच इज बेस्ड अपॉन आउटबॉ प्रिंसिपल, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 63 इलेक्ट्रॉन की यूरोपियम में कर सकते हैं। या आप देख लें, यहाँ तक हमने कन्फिग्रेशन की है और 4f7 तक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है। आप जीनान कोर को लेकर हम वैलेंस शेल को देख सकते हैं। आप जीनान कोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप शामिल कर लें, यानी 5p6 से लेकर 1s2, 1s2 से लेकर 5p6 तक जीनान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या जीनान का एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप कोर में जीनान लिख सकते हैं और वैलेंस शेल में 6s और 4f लिखा जाएगा, यानी 6s और 4f ये वैलेंस शेल में शामिल हो जाएंगे। यहां से आपको ये मालूमात मिलेंगी कि यूरोपियम जो है वो किस पीरियड में पाया जाता है और यूरोपियम में कौन सा जो एफ शेल है जो कि फिल हो रहा है। यूरोपियम आपके सामने यूरोपियम 63 एक्टिनाइट सीरीज में नहीं है, बल्कि ये लेंथेनाइट सीरीज में है। तो लेंथेनाइट सीरीज में एक जो चीज सबसे पहले आप नोट करते हैं वो 4f की फिलिंग होती है। इसलिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो वैलेंस शेल है उसमें 4f नजर आ रहा है। तो 4f का होना मीन कि यूरोपियम जो है वो लेंथेनाइट सीरीज में रिजाइड करता है या मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4f जो है वो हाफ कन्फिग्रेशन को पहुंचा हुआ है और लेंथेनाइट सीरीज में 4f जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन पर यानी 14 इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीट हो जाएगा और आखिरी जो एलिमेंट आएगा वो ल्यूटियम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यूरेनियम 92 की आप देख सकते हैं। ये एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज में पाया जाता है और एक्टिनाइट सीरीज में इस एलिमेंट का नंबर 3 है। अगर आप गौर करें तो ऑन द बेस ऑफ द आउटगो प्रिंसिपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को
इस तरह लिखा जाएगा। और शॉर्टली हम कोर में रेडॉन के इलेक्ट्रॉन अगर रखते हैं तो इसके आखिरी शेल में 7s2 5f3 6d1 आएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक्टिनाइड सीरीज में F जो है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है, तो वो हमेशा 5F ही होता है। जैसा कि लिंथेनाइड में ये कहा गया है कि वहां पर 4F होगा, तो एक्टिनाइड सीरीज जो सबसे आखिर में बॉटम पर प्लेस की गई है उसमें F जो है वो 5F ही होगा, और 5F की फिलिंग जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से हो रही होगी, हत्ता कि वो आखिरी एलिमेंट तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा कि F जो वो तीसरे नंबर पर मौजूद है सीरीज में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्यों तीसरे नंबर पर है। वो इसलिए तीसरे नंबर पर है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें 4 हो जाएंगे, उससे आगे जो एलिमेंट आएगा उसमें 5 हो जाएंगे, हत्ता कि सबसे लास्ट जो होगा सीरीज में उसमें 5F में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूरेनियम 92 के 7 जो एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में उनकी इस तरह हो जाएगी, यानी S में 2 हो जाएंगे। इसी तरह F में जो है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर उनकी तादाद आएगी, और साथ 6d जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ से आपको मालूमात मिल सकती हैं कि यूरेनियम जो है वो 7वें पीरियड में लाई करता है, और F जो कि फिल हो रहा है वो 5F है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं 5F में अगर 3 हैं तो ये एलिमेंट सीरीज में तीसरे नंबर पर होगा, एंड सो ऑन। जनरल ऑर्बिटल electronic configuration of lanthanide and actinide series is like this: n-2 f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक into ns2, या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को n-2 f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, n-1 d having only 1 electron into ns2। जैसा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसी की बुनियाद पर यूरेनियम 92 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि n7 है तो ये 7s2 हो गया। अब 7 में से अगर एक माइनस करें तो ये 6d1 हो गया, और अगर 7 में 2 माइनस करें तो 5F हो गया, और 5F के ऊपर हमने 1 से लेकर 14 इसलिए लिखा है कि सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, यानी 1 से लेकर 14 तक जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे आखिरी एटॉमिक नंबर 118 है, यानी 118 एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स का खात्मा हो जाता है। एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। आखिरी एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर 118 है। तो इस बुनियाद पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटवो प्रिंसिपल एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं
कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और आप ऐड अप करेंगे तो 1s2 और 2s2 में कुल तादाद 4 हो जाएगी। इसी तरह 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कुल तादाद 10 हो जाएगी। जो जो आप एडिशन कर रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ बॉटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। तो बॉटम में अगर आप इस तरह प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आप सब शेल में फिल कर रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड नंबर है उनका, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप 7p6 पर पहुंचकर 118 इलेक्ट्रॉन यानी 118 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर देंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द total atomic numbers of the elements which are present in the periodic table. This electronic configuration can be written on the basis of the Aufbau principle. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम मालूमात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से जो आप हासिल कर, वो मालूमात, एक तो आप वैलेंसी जो है किसी भी एटम की किसी एलिमेंट्स में देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसके मतलब मालूमात आपको मिल जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल, आपको वैलेंसी के बारे में मालूमात मिल जाएंगी, आपको वेरिएबल वैलेंसी के बारे में मालूमात मिल जाएंगी, और सिमिलरली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट्स के जो होते हैं उनके बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में पाया जाता है, पी में, डी में या एफ ब्लॉक में पाया जाता है। एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनका भी पता चल जाएगा, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनका भी पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जब हमें एलिमेंट्स के ब्लॉक का पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सब शेल्स एस पी डी एंड एफ, तो हम उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और खास तौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज को वो कोलेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एसपीडीएफ ब्लॉक उनसे मालूम की जा सकती है, और ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही ब्लॉक्स बना सकते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें ग्रुप्स या फैमिलीज का पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में या फैमिली में पाया जाता है, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल्स की फैमिलीज हो या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं एस और पी ब्लॉक में उनके फैमिलीज हों या ग्रुप्स हों, तो उनके बारे में वैलेंसी का पता भी चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है या 4 बना सकता है। इसका पता हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही मिलेगा।
इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को भी स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही किसी एटम के स्पेक्ट्रास बनते हैं। तो स्पेक्ट्रास के बारे में भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वो प्रिंसिपल जो कि की जाती है, उससे हमें मालूमात मिल सकती हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन के शेल में, कितने किसी के एल शेल में, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और ऑन दीज बेसिस स्पेक्ट्रा के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो या एमिशन स्पेक्ट्रा हो, उनके बारे में मालूमात मिल सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में एक लेक्चर हमने तैयार किया। इसमें हमने कुछ सिंपल चीजें डिस्कस की हैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन टाइम की कमी की बुनियाद पर हमने यहाँ तक मालूमात आपको फराहम की हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।